स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। एक बुजुर्ग फरियादी सीएम के सामने एक IAS अफसर की घूसखोरी की शिकायत करता है और इस बात से अनजान कि वो IAS अफसर उसके पास में ही बैठी थी। इस मंजर को देख के आसपास सभाएं मौजूद लोग ठहाके लगा के हंसने लगे। फरियादी अपनी शिकायत सुनाता रहा, सीएम साहब बैठे रहे। सभा ख़त्म होती है और उस IAS ऑफिसर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। आज कहानी उसी IAS अफसर की है जो एक वक्त पर देश की सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर थी, जिसको देश के सबसे बड़े पदों तक अपने सफ़र में इसमें जाना चाहिए था, लेकिन महज 15 साल की नौकरी में 15 साल की उस नौकरी में वो पूरा करियर उस IAS अफसर का ख़त्म हो जाता है। और इसकी वजह थी करप्शन। और ये IAS ऑफिसर थी पूजा सिंघल। कैसे पूजा सिंघल पर लगातार करप्शन के आरोप लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद राज्य में सरकारें बदलती रहीं, सीएम चेंज होते रहे, हर सीएम के पास उसकी शिकायत जाती थी, लेकिन फिर भी कभी पूजा सिंघल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एक बार हुआ भी किस तरह से कि पूजा सिंघल इतनी ज़्यादा ताकतवर बनी कि जब एक बार उसकी शिकायत गई सीएम के पास, सीएम ने जांच के आदेश दिए, तो इसके बावजूद एक IAS अफसर पर सीएम के आदेश के बाद भी जांच नहीं की गई। ये पावर थी IAS पूजा सिंघल की। लेकिन फिर उसके बाद ही अचानक एक दिन खबर आती है कि भारत की यंगेस्ट IAS अफसर पूजा सिंघल को जेल हो गई है। कैसे हुआ ये सब और कैसे एक UPSC टॉपर एक रिश्वत टॉपर बन गई, तब से वो रिश्वत टॉपर कहलाई जाने लगी, ये आज आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं। पूजा का जन्म हुआ उत्तराखंड के देहरादून में और स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई उनकी देहरादून के अंदर। हर क्लास में उन्होंने टॉप किया, हर क्लास की टॉपर। इसके बाद कॉलेज के लिए गढ़वाल यूनिवर्सिटी में गई, ग्रेजुएशन के दौरान भी टॉपर रही। लेकिन इसी के साथ में 21 साल की उम्र जब हुई, कॉलेज ख़त्म हुआ, 21 साल की उम्र में पहली बार अटैम्प्ट दिया UPSC का। और UPSC का वो पहला अटैम्प्ट था और पहली बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। जैसे ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ, उस समय पर साल 2000, पूजा सिंघल देश की सबसे कम उम्र की IAS ऑफिसर बन गई थी। महज 21 साल 7 दिन उनकी उम्र थी और इसी के साथ में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी दर्ज हुआ। ये यहाँ से 2000 बैच की, साल 2000 के जो बैच था IAS अफसर का, उसकी यहाँ पे IAS ऑफिसर बनती है। इनको कैडर मिलता है, झारखंड कैडर। और इसी के साथ में हज़ारीबाग में इनकी पहली पोस्टिंग होती है SDM के पद पर। शुरुआत से ही तेज़ तर्रार ऑफिसर रही। लगातार ये नहीं था कि शुरुआत से ही जाके उन्होंने करप्शन और इस तरह से ये जो करप्शन की काली दुनिया है उसमें कदम रख दिया हो। बहुत तेज़ तर्रार ऑफिसर थी। उस समय बताया जाता है झारखंड शिक्षा परियोजना में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। इसमें हो ये रहा था कि जो किताबें थी, जो सरकारी किताबें आती हैं, उनको बच्चों को दिया जाने के बजाय इल्लीगल तरह से उन्हें बेचा जा रहा था, उनकी काला बाजारी हो रही थी। यहाँ पे पूजा सिंघल ने झारखंड में शिक्षा परियोजना का इस घोटाले को, इसको उजागर किया, जगह जगह छापेमारी की। और इस समय इनको बहुत ही दबंग IAS अफसर की तरह जाना जाता था। और आज का अगर सोशल मीडिया का दौर होता तो शायद ये आप सबको इनका नाम मुँह ज़ुबानी याद होता लगातार। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह की चीज़ें करना शुरू की। ये वो समय था कि जब हर IAS, ये जो UPSC CSE का जो एस्पिरेंट होते हैं, हर एस्पिरेंट का सपना था कि वो पूजा सिंघल की तरह IAS बने, देश के यंगेस्ट IAS। इस बीच में पूजा सिंघल की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं झारखंड में 1999 बैच के IAS अफसर राहुल पुरवार के साथ। और इसी के साथ में ये दोनों कुछ ही वक्त में शादी भी कर लेते हैं। आज का अगर दौर होता तो आप लोग इस कपल को भी, ये कपल भी उसी तरह फेमस होता जैसे आजकल जो IAS अफसर होते हैं वो लोग फेमस होते हैं, जो कपल बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा ने झारखंड में लगातार अपना काम करना जारी रखा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरुआत से ही यहाँ पे करप्शन में अपना कदम रख दिया हो, बहुत अच्छे काम भी किए। झारखंड में पहली बार हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए पहली बार सर्वे करवाया। पहली बार ये सर्वे हुआ था झारखंड में, विकलांग सर्वे, वो पूजा सिंघल ने ही करवाया था। साथ में जब वो रिम्स की निदेशक रहीं, डायरेक्टर रहीं, उस समय पे भी जो उन्होंने ये जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल थे, उनकी इम्प्रूवमेंट में, उनकी मैनेजमेंट को सही करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यहाँ पे लोगों में उनकी छवि लगातार दबंग ऑफिसर की बनी हुई थी और वो इस तरह लगातार काम करती जा रही थी। लेकिन इस बीच में उनकी जो निजी ज़िंदगी थी, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए और इन प्रॉब्लम्स के चलते IAS राहुल पुरवार के साथ में पूजा सिंघल का तलाक हो जाता है।
दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो यहाँ भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया एक प्रोग्राम P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इस प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कई सारे यहाँ पे आपको बैचेस मिल जाते हैं, मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, आपको हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो 70,000 का कोर्स है वो 30,000 रुपये मिल जाएगा एक कोड लगाते ही। ये कोड है VJ Live, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कोड को लगाते ही आपको जो 70,000 का कोर्स है वो 29,999 में आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे, साथ ही एक बहुत बड़ा डिस्काउंट लेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज़ कीजिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने कहानी में। पहली शादी टूटने के बाद पूजा सिंघल की मुलाकात होती है एक बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन थे अभिषेक झा। अभिषेक झा से मुलाकात हुई। बताते हैं कि फेसबुक पर इन लोगों की बातचीत शुरू हुई। पूजा सिंघल इस समय पलामू में DC थी और ये बताया जाता है कि अभिषेक झा उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनके कार्यालय में DC ऑफिस में बुके लेकर पहुंच जाया करते थे। इस तरह इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और इन दोनों ने कुछ ही समय बाद शादी भी कर ली। अब पूजा सिंघल की दूसरी शादी हो चुकी थी। अभी तक उनके जीवन में, ज़िंदगी में भी सब कुछ सही चल रहा था, करियर में भी वो अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन अब ये समय आ गया था जब उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने लगे थे, और ये भी छोटे मोटे करप्शन के नहीं, एक बार में बहुत ज़्यादा, पहली बार में बड़े से बड़े चार्जेस जो होते हैं करोड़ों के करप्शन के, वो लगे उनके ऊपर। ये कुछ इस तरह से हुआ कि ये बताया जाता है कि साल 2007 अगस्त से दिसंबर तक, जब पूजा सिंघल झारखंड के छतरा में पोस्टेड थी DC के तौर पर, उस समय मनरेगा के तहत 2 NGO ऐसे थे जिनको 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये बताते हुए कि इन दोनों NGO ने मूसली की खेती की है, लेकिन असल में वो खेती हुई ही नहीं थी। और यहाँ से आरोप लगा और ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब खेती ही नहीं हुई थी तो 6 करोड़ रुपए का भुगतान क्यों हुआ। ये आरोप पूजा सिंघल पर पहला लगा। इसके बाद में ये भी आरोप लगते हैं कि दूसरी शादी जो उनकी अभिषेक झा के साथ में हुई थी, उनसे शादी करने के बाद अभिषेक झा ने एक बहुत ही आलीशान, रांची के बरियातू इलाके में एक बहुत ही आलीशान पल्स हॉस्पिटल बनवाया था। और ये बताया जाता है, इसमें आरोप जो लगते हैं कि ये पूजा की रसूख के चलते ही हुआ था पूरा, इस पूरे हॉस्पिटल का जो निर्माण था। इसके बाद ये सब जो आरोप लगे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा आरोप लगा, और जिसमें आगे जाके ये बताया, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे जाके जो पूजा सिंघल का करियर ख़त्म हुआ है वो इसी आरोप के बाद हुआ। ये आरोप बड़ा उनके ऊपर लगता है कि साल 2009 से 2010 तक, जब पूजा खूंटी में पोस्टेड थी, उस समय पे मनरेगा फंड से 18 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई थी। ये आरोप सामने आता है और इसी के तहत ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी वो शुरू होती है। ED इसमें इन्वॉल्व होती है। मनरेगा फंड, ये जो मनरेगा स्कैम के नाम से इसको आगे जाना गया, साल 2011 में, अगले ही साल, मनरेगा स्कैम में एक जूनियर इंजीनियर थे राम विनोद सिन्हा, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उनके खिलाफ FIR होती है। शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके खिलाफ FIR होती है, लेकिन फिर भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। बताते हैं करीबन 6 FIR राम विनोद सिन्हा के खिलाफ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये बताया जाता है कि राम विनोद सिन्हा को पूरा सपोर्ट पूजा सिंघल का था, और पूजा सिंघल का उनके ऊपर एक तरह से हाथ था, और इसी की वजह से उन्हें शुरुआत में गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी ज़्यादा चली नहीं। ये पावर थी IS पूजा सिंघल की झारखंड के अंदर उस समय। इसी के साथ अब ये इंटेरोगेशन, क्योंकि ED लगातार कर ही रही थी राम विनोद सिन्हा से, तो यहाँ से ED को ये पता चल गया था कि पूजा का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मनरेगा स्कैम के अंदर है। 2012 में ED ने पूजा सिंघल के खिलाफ अगले ही साल केस भी रजिस्टर कर लिया था, लेकिन इसके बाद एक सही मौके की तलाश में, प्रॉपर सबूत मिलने तक एक लंबा इंतज़ार ED के द्वारा किया जाता है, जिससे सही मौके पर, सही जगह और सही सबूतों के साथ में पूजा सिंघल के ऊपर एक्शन लिया जाए। इस लंबे इंतज़ार के दौरान पूजा सिंघल जो थी वो कई बड़े पदों पर रही। बताया जाता है कि 2010 से 2013 के बीच में, जब वो पलामू में पोस्टेड थी, उस समय उन पर फिर से आरोप लगे, और ये इस बार आरोप इस तरह के थे कि 83 एकड़ की जो जंगल की ज़मीन थी वो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को अलॉट कर दी थी, प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए दे दी थी। और ये आरोप लगते रहे इस तरह के। सरकारें बदलती रहीं, CM आते जाते रहे, लेकिन कभी भी किसी भी CM ने पूजा सिंघल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं था, एक CM आए भी थे। एक CM आए थे अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जब CM थे 2010 में उन्होंने एक आदेश दिया था एंटी करप्शन ब्यूरो को, ACB को, पूजा सिंघल के ऊपर जांच करने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह की पावर होगी उस IAS अफसर की कि CM के आदेश को, जो उनका आदेश पत्र था,
लेटर था उस पर कभी आगे कार्रवाई नहीं की गई। पूजा सिंघल के ऊपर वो कभी कार्रवाई नहीं हुई और वो लेटर जो था वो कहीं गुम हो गया। ये था पूजा सिंघल का झारखंड के अंदर उस समय पावर। इसी के साथ एक और किस्सा सामने आता है। झारखंड में सीएम बने रघुवर दास, और रघुवर दास की सरकार के बीच का एक ये किस्सा है कि रघुवर दास जो थे वो सूचना भवन में रांची के अंदर हर हफ्ते जनसंवाद करते थे। इस जनसंवाद में जो फरियादी थे वो आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। ऐसे ही धनबाद से एक बूढ़ा फरियादी आया हुआ था। इसमें उस बूढ़े फरियादी की ये शिकायत थी कि धनबाद मार्केटिंग बोर्ड में उसकी एक दुकान है और जो वहाँ पे अफसर आते हैं वो उससे पैसा मांगते हैं। कहते हैं कि पैसा जो है वो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमें ऊपर भी देना पड़ता है। और साथ में वो अफसर, ये जो फरियादी था वो ये भी बता रहा था कि जो अफसर आते हैं वो ये कहते हैं कि इसके बाद रांची में एक अफसर बैठी हुई हैं आईएएस पूजा सिंघल, उनको भी ये पैसा देना पड़ता है। जब वो ये फरियादी बोल रहा था ये सारी चीज़ें, उस समय पूजा सिंघल सूचना भवन में उस जनसंवाद के दौरान उसके पास वाली सीट पर ही बैठी हुई थी। ये सब वहाँ पे चल रहा था और इस मंज़र को देखते हुए जो लोग थे आसपास के वो उठा के लगा के हंसने लगे, क्योंकि एक तरह से हास्यास्पद, एक तरह से उनको चीज़ ये लगी कि जिस अफसर की वो शिकायत बता रहा है सामने सीएम को, उसको ये पता ही नहीं है कि वो अफसर उसके पास में ही बैठी हुई है। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि ये सत्ता में जो पकड़ जिसे कहा जाता है, इस तरह से थी एक आईएएस की, एक पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस होता है वो इस तरह का था कि सीएम वहाँ से उठ जाते हैं, उस फरियादी की जो शिकायत थी उसको सिर्फ सुन के इसी तरह टाल दिया जाता है और पूजा सिंघल वहाँ से चली जाती है, कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। रघुवर दास की सरकार में पूजा सिंघल को कई सारे अच्छे बड़े पद दिए गए। मोमेंटम झारखंड के दौरान भी उन्हें ओएसडी बनाया गया। लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा कोई उनकी पोस्टिंग नहीं थी जिसमें कोई बड़ा पद ना मिला हो। सीएम हेमंत सोरेन बने इसके बाद झारखंड के। उस समय भी झारखंड क्योंकि माइनिंग के लिए जाना जाता है, उस समय पूजा सिंघल को इतने आरोपों के बाद भी माइनिंग विभाग का सचिव बना दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी पोस्टिंग थी। इस दौरान भी लगातार कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल होती रही पूजा सिंघल के ऊपर बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस की, लेकिन सब कुछ शांत हो गया और इसी तरह से चलते चलते साल 2020 आ गया। साल 2020 अभी आया। आपको याद है कि ईडी बहुत समय से लगातार रेकी भी कर रही थी पूजा सिंघल की, और ये इंटेरोगेशन जो था, जो इन्वेस्टिगेशन थी मनरेगा स्कैम की, वो भी चल रही थी। करीब 9 साल बाद 2011 से ये जो चली आ रही थी इन्वेस्टिगेशन मनरेगा स्कैम की, इसमें ईडी ने 2020 में जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उस समय राम विनोद सिन्हा के पास में उनकी आय से 679% ज़्यादा जो संपत्ति थी, अधिक संपत्ति मिली थी। आप सोच सकते हैं कितना एक जूनियर इंजीनियर के पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आया। तो यहाँ से जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है राम विनोद सिन्हा के साथ में, फिर इंटेरोगेशन करती है ईडी, तब राम विनोद सिन्हा ने एक बात बताई, और ये उन्होंने बताया कि जो कमीशन वो देते थे 20% टोटल कमीशन, उसमें से 5% जाता था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और 15% जाता था डीसी ऑफिस में। जैसे ही ये नाम सामने आता है कि डीसी ऑफिस में 15% जाता था उस समय पर, तो उस समय पर वहाँ पे पोस्टेड थी पूजा सिंघल। और इसके बाद सीधा का जो निशाना था, जो सीधा आरोप था, वो सामने आ जाते हैं पूजा सिंघल के ऊपर। उनका नाम यहाँ पे पुख्ता तरीके से सामने आ चुका था। ईडी अब यहाँ पे सही मौके की तलाश में थी, और इसी के साथ क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी एक अफसर के ऊपर, जिसके कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में साथ में हर सीएम के साथ में अच्छे संबंध रहे, तो एक बड़ी अफसर के ऊपर एक्शन लेना था। तो ईडी ने 2 साल तक वेट किया। 2022 आ जाता है। इसी तरह से ईडी के पास कई सारे सबूत भी आ चुके थे। 2022 आता है। इस समय पूजा सिंघल जो थी वो झारखंड में खनन विभाग की सचिव थी, उद्योग विभाग की सचिव थी, और साथ में खनिज विकास निगम की चेयरमैन थी। पूजा सिंघल से यहाँ पे ईडी अब लगातार, क्योंकि 2020 से लेके अभी 2022 2 साल और अपने सबूत पूरे जुटा चुकी थी। और इसी के साथ में वो दिन आता है 6 मई का, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कई सारी टीम्स ने देश के 6 अलग अलग राज्यों में, 6 अलग अलग स्टेट्स में 17 ठिकानों पर छापेमारी की। इलीगल माइनिंग से जुड़े जो मामले थे उनमें ये जैसी छापेमारी होती है, इसमें पूजा सिंघल का भी नाम शामिल था। पूजा सिंघल के घर पर, उनके ठिकानों पर, उसके बाद उनके जो पति थे अभिषेक झा, उनकी अलग अलग लोकेशंस पर, रिलेटिव्स की अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी की गई। और ऐसे कई सारे लोग थे इलीगल माइनिंग से रिलेटेड जिनके ऊपर पूरे देश में उस समय छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी होती है और इसके बाद ईडी को, क्योंकि ये पता था कि पूजा सिंघल के साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसी छापेमारी में पूजा सिंघल के जो पति थे अभिषेक झा, उनके जो सीए थे सुमन कुमार, उस सीए के घर पे छापा मारा जाता है। और इस सीए के घर से
ईडी को करीबन 19 करोड़ रुपया मिला था। बताते हैं कि यहाँ से 19 करोड़ रुपए ईडी को बरामद हुआ और पूरा ओवरऑल ये जो पूजा सिंघल के अलग अलग लोकेशन से टोटल 19 करोड़ रुपए मिला था, ये वैसा बताया जाता है। ईडी का ये दावा था यहाँ पे कि 150 करोड़ से ज़्यादा अधिक संपत्ति यहाँ पे हो सकती है पूजा सिंघल के पास में। ईडी ने इस तरह का दावा किया था। आगे ये पूछताछ अब चलती है, यहाँ से अब बारी थी पूछताछ की। ये रेड हो चुकी थी, छापेमारी हो गई थी। अगला दिन आता है 8 मई 2022 को। अगले ही दिन ईडी ने पूजा सिंघल को पहली बार समन किया और उसके अगले दिन 9 मई को पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर में आई। 9 मई को ये दफ्तर में आती है। करीबन 2 दिन तक लगातार इनको बुलाया गया और लगातार दिन भर इनसे पूछताछ की गई। और इसी के साथ में तीसरा दिन जो आया 11 मई का, 11 मई की रात होने तक ही यहाँ से ये बाहर खबर आ चुकी थी कि पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ से अब जांच में ये भी पता चला कि पूजा सिंघल के पास 2 पैन कार्ड थे। साथ में उनके जो पति की जो हॉस्पिटल की ज़मीन थी वो भी विवादित थी। इस तरह के आरोप सामने आते हैं, इस तरह की बातें सामने आई इन्वेस्टिगेशन में। ऐसा बताया गया कि जो वो ज़मीन थी हॉस्पिटल की, उसमें 23 करोड़ का जो लोन लिया गया था HDFC बैंक से, वो पूजा के रसूख पर मिला था। ऐसा बताते हैं कि बाकी बैंकों ने लोन देने से ही मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से लोन निकलवा लिया गया, ले लिया गया। ईडी के सामने कई सारे बैंक के ऐसे डिटेल्स आए जिसमें CA सुमन कुमार को पैसा लाखों रुपए भेजे जाने के उसमें प्रूफ्स थे। साथ में उसमें यह था कि मनरेगा स्कैम के टाइम पे जब पूजा पोस्टेड थी तो उस समय उनके अकाउंट में उनके पास लाखों और करोड़ों रुपए की जो पैसा है वो आया हुआ है। इस तरह के सारे सबूत यहाँ से सामने आए। इसके बाद पूजा सिंघल के जो पति थे उनकी मुश्किलें बढ़ी। उनके ऊपर जो अभिषेक झा थे उनके ऊपर 90 लाख की ठगी का आरोप लगा। इसी बीच में ये लगातार 2022 से अब तक ये लगातार ये केस चला आ रहा है। मनरेगा स्कैम में पूजा सिंघल के ऊपर और बाकी जो और लोग थे उनके ऊपर ईडी ने 5000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की और इसी के साथ फाइनली सरकार ने ये एक्शन लिया। और पहली बार ये एक्शन जो सरकार ने पूजा सिंघल के खिलाफ लिया वो इस तरह का था कि पूजा सिंघल को, एक IAS ऑफिसर को, जो बहुत ही शानदार IAS ऑफिसर बन सकती थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ईडी ने सस्पेंडेड IAS अफसर पूजा सिंघल की करीबन 82.87 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उसको अटैच किया। इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, डायग्नोस्टिक सेंटर था, रांची में 2 ज़मीनें थी। और फिलहाल एक शानदार होना स्टूडेंट रही, देश की उस समय की पहली एक तरह से कहा जाए यंगेस्ट IAS ऑफिसर पूजा सिंघल आज के समय पर मनरेगा स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची के सेंट्रल जेल में। पूजा सिंघल के आज के इस एपिसोड से आपको और हम सबको यही सीख मिलती है कि हम जो बचपन से सुनते आते हैं कि लालच बुरी बला है, हम ये सुनते ज़रूर हैं लेकिन इस पे अमल बहुत कम लोग कर पाते हैं। सत्ता का जो नशा होता है, पावर का नशा होता है, लालच जो होता है पैसे का, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये लिमिट जो है आपको, अगर आप इसमें घुसते चले जाएंगे तो आपका अंत इसी तरह का होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बेहद बुरी होती है। और ये हमारे एस्पिरेंट्स को भी समझना चाहिए और जो आगे जो IAS अफसर बनते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में आपको जिस पोस्ट के लिए आपको चुना गया है, करोड़ों में आप एक हैं, तो वहाँ पे आपको अपना 100% देना चाहिए और अपनी पूरी निष्ठा के साथ में काम करना चाहिए। ऐसे जो अलग अलग तरीके के लालच हैं इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप इस आज के एपिसोड से ये समझ सकते हैं कि अंजाम अंत में क्या होता है। अंजाम यही होता है कि आपका जो लालच है वो आपको ले डूबेगा और आपकी जो सालों साल की गई मेहनत है वो व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे कई सारी अलग अलग कहानियाँ, ऐसे कई सारे अलग अलग भारत के किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।